हेलो फ्रेंड्स। तो इंग्लिश सीखो चैनल पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। तो आज हमारी क्लास है ईपीसी थर्ड क्लास। ईपीसी थर्ड क्लास। तो आज हम लोग सीखेंगे सेंटेंस मेकिंग। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज यू हैव टू पे मोर अटेंशन फ्रॉम हियर if you want to gain English language. So हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग का मतलब है इंग्लिश में किसी सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है ये हम सीखने वाले हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। इसको हम कहते हैं 3 एलिमेंट रूल, यानी केवल 3 चीजों से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये 3 चीजें क्या हैं इनको हम समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहला, सेंटेंस मेकिंग के लिए जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है हीरो ऑफ सेंटेंस। हीरो ऑफ सेंटेंस का मतलब है वाक्य में काम करने वाला। तो इसका मतलब है वाक्य में काम करने वाला। वाक्य में काम करने वाला जो भी चीज वाक्य में काम करती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं या फिर हीरो ऑफ सेंटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम फुटबॉल खेलता है, तो आप देखेंगे कि फुटबॉल कौन खेलता है, राम खेलता है। तो यहां पर राम हमारा सब्जेक्ट है या हीरो है। सेकंड, नेहा खाना पकाती है, तो प्रश्न उठता है कि खाना कौन पकाता है, नेहा। सो यहां पर नेहा हमारा हीरो है। जब मैं ये कहता हूं कि कुत्ता भौंकता है, तो प्रश्न उठता है हु, कौन भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। तो यहां पर डॉग हमारा हीरो है। जब मैं ये कहता हूं कि ठंडी हवा चलती है, तो कौन चलता है, ठंडी हवा चलती है, तो इट हमारा हीरो है। तो आपने देखा कि जो भी सेंटेंस में काम करता है वो उसका हीरो कहलाता है या उसका सब्जेक्ट कहलाता है। ओके। और सेकंड जो चीज है, अब हम करते हैं बात कि सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है या कितने प्रकार का हो सकता है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी जो हमारा हीरो है वाक्य का वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो अब जब हम हीरो की बात करते हैं तो हीरो 4 प्रकार का होता है। पहला, सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट, जैसे राम फुटबॉल खेलता है, तो यहां पे राम हमारा सिंपल सब्जेक्ट है। दूसरा आपका सब्जेक्ट हो सकता है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जिसमें एक से अधिक सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया जाता है। जैसे राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट, जैसे राम और श्याम बाजार गए। तो यहां पे आप देखेंगे कि राम और श्याम 2 सिंगल सब्जेक्ट को आपस में एक कनेक्टर के द्वारा जोड़ दिया गया है। तो यहां पे इस सब्जेक्ट को, राम एंड श्याम को, हम लोग कंपाउंड सब्जेक्ट मानेंगे, या राम और श्याम यहां पर एक कंपाउंड सब्जेक्ट है। तीसरी बात करते हैं हम लोग। तीसरा सब्जेक्ट होता है हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। अब ये कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है? कंप्लीट सब्जेक्ट का मतलब होता है जब किसी सब्जेक्ट के साथ उसकी विशेषता को प्रकट किया जाता है
उसकी किसी खासियत को, उसके किसी क्वालिटी को भी प्रकट किया जाता है या फिर कोई एडजेक्टिव उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है तो उसे कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे दैट टॉल बॉय, वह लंबा लड़का मेरा दोस्त है। दैट टॉल बॉय। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि यहाँ पे लड़के की विशेषता को प्रकट किया गया है, यहाँ पर लड़के की खासियत को भी बताया गया है। लड़का कैसा है? लड़का टॉल है, लंबा है। तो ऐसे सब्जेक्ट को जहां पर हीरो की विशेषता को प्रकट किया जाता है उसे कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ सब्जेक्ट की। फोर्थ सब्जेक्ट होता है हमारा हिडन सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो वाक्य में मौजूद तो होता है मगर वो सामने नहीं होता, हिडन पोजीशन में रहता है। जैसे सिट डाउन, तो सिट डाउन, यहां पर वाक्य बोला गया किसी को सिट डाउन, तो इसका एग्जैक्ट मतलब है कि तुम बैठ जाओ या आप बैठ जाओ। तो यहां पे एक्चुअली में जो सेंटेंस है वो है यू सिट डाउन। तो यहां पर यू को मेंशन करना जरूरी नहीं है सेंटेंस में। व्हाइल स्पीकिंग, इंग्लिश बोलते समय तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं सिट डाउन। ओके, तो यहां पे यू जो है वो हमारा हिडन सब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि सेंटेंस मेकिंग में वाक्य का जब हम निर्माण करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो हमें 3 एलिमेंट रूल को फॉलो करना पड़ता है, जहां पर पहला एलिमेंट जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट सब्जेक्ट होता है, जो कि वाक्य बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। तो सेंटेंस मेकिंग में सेकंड एलिमेंट जो है हमारा उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। द सेकंड एलिमेंट इज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कोई वस्तु या कोई चीज। कोई वस्तु भी हमारा ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है, या फिर कोई व्यक्ति भी हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का अर्थ है कि कर्ता के द्वारा यानी कि हीरो के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। जैसे राम फुटबॉल खेलता है। आप देखिए इधर ये सेंटेंस है राम प्लेज अ फुटबॉल। तो जब हम इस सेंटेंस को लिखते हैं राम फुटबॉल खेलता है तो आप देखेंगे कि राम एक क्रिया कर रहा है, यानी कि राम एक काम कर रहा है। वो काम क्या है? खेलना। तो यहाँ पे खेलने का काम किया जा रहा है किसके द्वारा? राम के द्वारा। अब ये खेलने का प्रभाव यानी जो क्रिया है खेलना, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? इसका प्रभाव पड़ रहा है फुटबॉल पर। यानी खेला क्या जा रहा है? खेला जा रहा है फुटबॉल। यानी खेलने का जो काम है वो फुटबॉल पर किया जा रहा है। तो इसका मतलब फुटबॉल यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है। राइट? सो अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें सीधे सीधे एक्शन का प्रभाव उस वस्तु या चीज पर पड़ता है। जैसे ये सेंटेंस आपने देखा अभी, राम प्लेज अ फुटबॉल। तो राम कुछ खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। तो फुटबॉल हमारा यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फुटबॉल इज अ
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर। तो सेकंड बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि सब्जेक्ट में मौजूद होता है लेकिन एक्शन का सीधा प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। जैसे नेहा इनवाइटेड मी इन द पार्टी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि नेहा हीरो है, सब्जेक्ट है, और यहां पर दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। एक तो आ गया है मी और दूसरा आ गया है इन द पार्टी। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं कि नेहा इनवाइटेड मी इन द पार्टी। तो यहां पर ये जो है हमारा नेहा इनवाइटेड मी, नेहा ने इनवाइट किया, किसको किया? मुझे किया। तो नेहा इनवाइटेड मी, मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूं, और इन द पार्टी यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, या हम दूसरी तरह भी समझ सकते हैं, जैसे नेहा गिव मी अ बुक, नेहा ने मुझे एक किताब दी। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए आप, नेहा गिव मी अ बुक, नेहा ने मुझे एक किताब दी। तो यहां पर जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है यानी कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है नेहा गेव मी अ बुक, नेहा गेव अ बुक। तो यहां पर बुक जो है वो यहां पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नेहा ने कुछ दिया। क्या दिया? किताब दी। किसको दी? मुझे दी। तो नेहा ने किताब दी है, तो किताब यहां पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी कौन है? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, क्योंकि देने का सीधा प्रभाव क्या दिया गया? दिया गया है किताब, ना कि मैं। ओके, तो किताब यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है वो यहां पर सेकंड ऑब्जेक्ट है यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आगे बात करते हैं थर्ड टाइप की। तो ऑब्जेक्ट के थर्ड टाइप में हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका प्रयोग प्रेपोजिशन के बाद किया गया है। जैसे रवि इज सिटिंग ऑन द चेयर। आप देख सकते हैं कि रवि बैठा हुआ है, कहां पर? ऑन द चेयर। तो ऑन यहां पर एक प्रेपोजिशन है, एक प्रेपोजिशन है जिसके बाद यहां पे चेयर आ गया है। ऐसे ऑब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहा जाता है, जो कि वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद प्रेपोजिशन के बाद आता है, उसी को ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं। सो आई थिंक ये तीनों टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, you can ask me in a comments or you can WhatsApp me. My number will be given in a video, end of video. Okay, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्ब्स के बारे में। तीसरा जो एलिमेंट है इसे वर्ब्स कहा जाता है। वर्ब्स का मतलब है सिंपली, आप एक्शन भी याद रख सकते हैं, जिसका मतलब है क्रिया, कार्य या काम, यानी वाक्य में होने वाला काम। हैपनिंग इन योर सेंटेंस, वाक्य में जो भी घटित हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं यानी एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं हम लोग। राम फुटबॉल खेलता है, सो राम प्लेज अ फुटबॉल।
अब देखिए, आपको ये सोचना है कि राम फुटबॉल के साथ क्या करता है, क्या करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या राम फुटबॉल को चाट रहा है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, वो खेल रहा है। तो यहां पर खेलना एक्शन है। अगर मैंने आपको कहा कि नेहा खाना पकाती है, नेहा कुक्स अ फूड, नेहा खाना पकाती है, आपको सोचना है कि नेहा खाने के साथ क्या करती है। क्या वो उसे उछाल रही है? नहीं, वो पका रही है। तो पकाना यहां पर एक्शन है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। तो आपको क्या लगता है, कुत्ता क्या कर रहा है यहां पर? क्या कुत्ता नाच रहा है? नहीं, कुत्ता भौंक रहा है। ये एक्शन है। ओके, तो आपने देखा यहां पर प्लेस, कुक्स एंड बार्क्स सभी एक्शंस हैं, यानी हैपनिंग्स हैं, जो काम वाक्य में हो रहे हैं। इन्हीं कामों को वर्ब्स कहते हैं, यानी एक्शन कहते हैं। हिंदी में क्रिया, कार्य या काम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अब फ्रेंड्स, एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान देना है। एक्शन की पहचान कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब्स, यानी कि एक्शन की पहचान कैसे की जाती है। तो हम इस पे थोड़ा सा सोचते हैं। देखिए, यहां पर सभी ऑल वर्ब्स, जितने भी दुनिया में वर्ब्स हैं, एक्शंस हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? क्योंकि सभी एक्शंस एक ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इसे हम कहते हैं, आप ये याद कर सकते हैं, ऑल वर्ब्स प्रोड्यूस साउंड ऑफ ना। सभी एक्शन ना की साउंड देते हैं। कोई भी एक्शन किसी और साउंड को नहीं पैदा करता। आप इस आइडेंटिफिकेशन मेथड से वर्ब्स को आसानी से पहचान सकते हो। कैसे? देखिए, आप कोई भी एक्शन सोचिए, कोई भी, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, आप देखेंगे कि उसका जो एंडिंग है वो हमेशा ना पर होता है। जैसे आना, देखिए, आना, जाना, खाना, पीना, सोना, रोना, मरना, जीना, हंसना, भागना, लेटना, उठना, जागना, एनी एक्शन यू कैन थिंक, जो भी आप सोच सकते हैं, आप देखेंगे कि इन सभी की एंडिंग ना पर होती है। तो ना की साउंड प्रोड्यूस करते हैं सभी एक्शंस। आपने ये देख लिया होगा और आप ये समझ चुके होंगे। इसको कहते हैं द सीरीज ऑफ एक्शन। एक्शंस की ये सीरीज है जो कि ना की साउंड देती है। यहीं से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाक्य में आपका एक्शन क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं आगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एक्शन कितने प्रकार का होता है, या वर्ब्स कितने प्रकार की होती है। तो हम यहां पे सिंपली जान लेते हैं वर्ब्स टाइप्स को। वर्ब्स मेनली 3 प्रकार की हो सकती है। पहली इज कॉल्ड मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स वाक्य का मुख्य कार्य जो घटित हो रहा है वो आपकी मेन वर्ब्स होती है। जैसे खेलना, आना, जाना, कूदना, भागना, सोचना, लेटना, उठना, जागना, ये सभी हमारे मेन वर्ब्स हैं, यानी इन्हें हिंदी में हम कहते हैं मुख्य क्रियाएं। मुख्य क्रियाएं, ओके। जैसे खेलना, प्ले, कम, रीड, पढ़ना, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हमारे पास एक्शंस हैं। इन्हीं मेन एक्शंस को हम मेन वर्ब्स
कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है लिंकिंग वर्ब्स। तो लिंकिंग वर्ब से सिंपली आप समझ सकते हैं कि इज एम आर वॉज वर हैज हैव, ये सभी जो है हमारे हैज हैव कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड, ये जितने भी आप देखते हैं ये सभी हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। यानी कि लाइक इज एम आर वॉज वर, ये सभी जो है ये हमारे लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। सो आगे हम इसमें डिटेल्स में सीखेंगे। थर्ड जो होते हैं हमारे वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो भी एक प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो कि मेन वर्ब्स को हेल्प करती हैं। यानी मेन जो हमारा एक्शन है उसको कंप्लीट करने में, उसको दिखाने में सहायता करती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्हें हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रियाएं, यानी कि सहायता करने वाली क्रियाएं जो सहायता करती हैं मेन वर्ब की वाक्य को कंप्लीट करने में। जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि इज प्लेइंग की सहायता कर रहा है। यहां पर इज जो है वो प्लेइंग की मेन वर्ब की, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की सहायता कर रहा है वाक्य को फिनिश करने में या कंप्लीट करने में। तो इसी को हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और प्लीज अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल इंग्लिश सीखते रहो। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।